ओके, लास्ट क्लास में अल्कोहल की प्रॉपर्टीज देख रहे थे, फिनॉल की स्टार्ट किए थे। फिनॉल की पहले वाली प्रॉपर्टी देखे थे, दैट वाज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, प्रोडक्ट अल्काइलेशन। ठीक है, नेक्स्ट फिनॉल का ही प्रॉपर्टी लिखना अगला, नेक्स्ट रिएक्शन। फिनॉल का फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक लिखे थे ना, उसमें एबीसीडी करके डाले थे ना। सेकेंड लिखो कॉल्वेज रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन। फिनॉल का ही अगला रिएक्शन है कॉल्वेज रिएक्शन। ठीक है, इसमें लिखना सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड when treated with carbon dioxide, sodium phenoxide when treated with carbon dioxide at 400 Kelvin, at 400 Kelvin, at 400 Kelvin, under a pressure of, under a pressure of, under a pressure of sodium phenoxide when heated with carbon dioxide, heated, heated, टेम्परेचर भी तो लिखवाया। सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बोले तो क्या है, फिनॉक्साइड भी बोल रहे हैं ना। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एट 400 केल्विन अंडर अ प्रेशर ऑफ, अंडर अ प्रेशर ऑफ 4 to 7, 4 से 7 ना, 427 नहीं, मेरे को पता था कोई ना कोई 427 लिखेगा, 4 to 7 ATM। अरे दादा 4 to 7, अरे अभी बोला मैं 4 to 7, 427 बोलता ना, मुझे वो बोलना पड़ेगा। तो 4 to 7 ATM followed by acidification, followed by acidification gives 2-hydroxy, gives 2-hydroxy benzoic acid, 2-hydroxy benzoic एसिड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का एक नाम अपन और पीछे पड़े हैं, जहां एस्पिरिन बनाए थे। देखो कहां बनाया एस्पिरिन, एस्पिरिन बनाए हैं कहीं पे, मैंने परसों वाले लिखा है ना। ये आपको प्रॉपर्टी ये मिल जाएगा आपको अल्कोहल की प्रॉपर्टी में ही, एस्टेरिफिकेशन के बाद, उसी में ही एस्टेरिफिकेशन में नोट में हमने लिखा था कि सैलिसिलिक एसिड, देखो ये था, इसको लिया था हमने, यहाँ पे OH था फिनॉल। एक्चुअली फिनॉल की प्रॉपर्टी थी, ध्यान देना इधर, फिनॉल की प्रॉपर्टी थी जहां पर फिनॉल को एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा रहे थे। एस्टेरिफिकेशन में अपने 3 रिएक्शन देखे थे, अल्कोहल विथ एसिड, अल्कोहल विथ एसिड क्लोराइड, अल्कोहल विथ एसिड एनहाइड्राइड। अल्कोहल का रिएक्शन 3 के साथ करवाया था हमने। अल्कोहल विथ एसिड तो मिलेगा एस्टर प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस एसिड क्लोराइड तो मिलेगा एस्टर प्लस HCl, फिर अगेन अल्कोहल प्लस एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर प्लस एसिटिक एसिड। ये 3 अलग अलग बाई प्रोडक्ट मिल रहे थे, एक में वाटर, एक में HCl, एक में एसिड, और तीनों का मेन प्रोडक्ट क्या था, एस्टर। ये रिएक्शन था। अगर यही चीज आप फिनॉल के साथ करवाओगे ना विथ एसिड एनहाइड्राइड,
तो बनता था सैलिसिलिक एसिड, इसको नाम दिया था सैलिसिलिक एसिड, है ना। सैलिसिलिक एसिड लिए थे और इसके साथ अपन लिए थे एसिड एनाइड्राइड, तो बना था एस्पिरिन। दिस व्हेन रिएक्टेड विथ, हाँ वही एसिड एनाइड्राइड CH3, इसको मत लिखना, ये लिखे हो आप लोग पूरा, याद दिला रहा हूं बस। दिस वन, दिस इज एसिड एनाइड्राइड, दिस वाज सैलिसिलिक एसिड, इनके रिएक्शन से हमें मिला था एस्पिरिन। नोट में लिखा था क्योंकि एस्पिरिन एक हम यूज करते हैं एज एन एप्लीकेशन, एज अ टैबलेट अपन यूज करते हैं, इसलिए उसको मैं अलग से लिखवाया था। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं अपन, फिनॉल लिए, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलवेज रिएक्शन एट 400 केल्विन, 4 to 7 atm प्रेशर। तो जो भी प्रोडक्ट पहले आएगा उसका जब अपन फर्दर एसिडिफिकेशन कराएंगे ना, तो हमको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, रिएक्शन लिख लो उसका, क्या लिखा, गिव्स 2 हाइड्रोक्सी, इसका वही होगा ना नाम, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, राइट, बट COOH ज्यादा प्रेफरेंस वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस विल बी द पेरेंट, इसलिए बेंजोइक एसिड लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 कार्बन ये हो गया, ये सेकंड नंबर का कार्बन, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। समझ रहे हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको अपन सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं कॉमन नेम, तो उसके ब्रैकेट में सैलिसिलिक एसिड भी लिख लो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के ब्रैकेट में सैलिसिलिक एसिड, SALI, देन साइक्लिक वर्ड लिखना है एंड देन एसिड, सैलिसिलिक एसिड एज द मेन प्रोडक्ट, एज द मेन प्रोडक्ट। और कोई पूछता है सैलिसिलिक एसिड का एप्लीकेशन क्या है, तो एस्पिरिन बनाने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, ये XYZ वाले क्वेश्चन में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कि X was combined with carbon dioxide to give Y, which is used as a raw material for making aspirin. समझ गए क्वेश्चन, X is used, X is combined with carbon dioxide to give Y, which is used as a raw material for making aspirin. तो एस्पिरिन के लिए रॉ मटेरियल क्या है, सैलिसिलिक एसिड, तो Y हो गया आपका सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड कब बनेगा, जब फिनॉल रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो X हो गया फिनॉल, Y हो गया सैलिसिलिक एसिड, सॉरी सोडियम फिनॉक्साइड, X आपका हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये बनेगा तो आपके फिनॉल से ही ना, प्रॉपर्टी अपन फिनॉल की पढ़ रहे हैं ना, तो किसी ने बोला नहीं सर अपन ये क्यों ले रहे हैं, बट इससे ये बनेगा तो फिनॉल से ही। कैसे बनाएंगे अपन फिनॉल से इसको, आप फिनॉल लो, फिनॉल इज एसिडिक, राइट, फिनॉल इज एसिडिक, आप इसका रिएक्शन Na या फिर NaOH के साथ करवा दो, मेटल के साथ भी कराओगे तब भी वही मिलेगा, बेस के साथ कराओगे तब भी वही मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। एम आई क्लियर, पक्का ना? ठीक है, क्योंकि अपन प्रॉपर्टी फिनॉल की पढ़ रहे हैं, बट वी स्टार्टेड द रिएक्शन विद सोडियम फिनॉक्साइड, तो ये कहां से आएगा, अल्टीमेटली इट विल कम फ्रॉम फिनॉल ओनली। तो आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, यहाँ पे फिनॉल लिख के सोडियम ले लो और ये बना दो, ठीक है, चलेगा। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड ब्रैकेट में लिखिए सब सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, इसका रिएक्शन लिख लो। हाँ जी, ये क्यों ले रहे हैं आप, हाँ मतलब क्यों ले रहे हैं, मतलब समझा नहीं। हाँ मतलब अपन फिनॉल से क्यों नहीं स्टार्ट किया, ये क्यों नहीं पूछे, ये बोल रहा हूँ, तो तब मैं उस समय बताया था कि अरे ये बनेगा तो फिनॉल से, ठीक है। हाँ, पहला स्टेप में ये रिएक्शन में ये आपका हो जाएगा COONA एंड OH, और फिर जब इसका आप करेंगे एसिडिफिकेशन विद HCl, तो NaCl रिमूव हो जाएगा, तो मिलेगा आपको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस फॉर्म्स सैलिसिलिक एसिड।
ठीक है, ऑलवेज नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज भी नेम रिएक्शन है, उसके बाद अपने और जो पढ़ने वाले रेमन टेमन वो भी आपका नेम रिएक्शन, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन को जनरली हेडेक या फीवर के समय अपन लेते हैं। हो गया सबका ये? नेक्स्ट अगला रिएक्शन लिखना। तो इसमें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ ना कि जो ये सैलिसिलिक एसिड है इट इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग एस्पिरिन, चाहो तो लिख सकते हो, वरना पर अभी पीछे पढ़ चुके हैं चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन लिखना, रेमन टेमन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन हो जाएगा ना। फर्स्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख चुके हैं, उसके अंदर चार अलग पड़े हैं, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फिडल क्राफ्ट। फिर सेकंड हो गया आपका ऑलवेज, थर्ड लिखना रेमन टेबल रिएक्शन, REIMER, रेमन टेमन, TIEMANN, रेमन टेबल रिएक्शन, ठीक है। देखो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल विथ, treatment of phenol with, treatment of phenol with chloroform, treatment of phenol with chloroform, chloroform क्या है? CHCl3, chloroform, in presence of aqueous, in presence of aqueous NaOH or KOH, NaOH or KOH at 340 Kelvin, at 340 Kelvin, followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, gives 2-hydroxy, वहां 2-hydroxy बेंजोइक एसिड था, दैट वाज सैलिसिलिक एसिड, अब आएगा 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड, 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड, BENZ लिखना, बेंज एंड पूरा एल्डिहाइड, एक ही वर्ड है पूरा, ठीक है। तो जिस जगह पे अभी कार्बोक्सिलिक एसिड था ना, दिस इज 2-hydroxy, और यहां अब लग जाएगा CHO ग्रुप। अगेन CHO ग्रुप और OH में CHO ग्रुप ज्यादा प्रेफरेबल ग्रुप होता है, जैसे CWH था, इसका प्रेफरेंस इससे कम होता है, ठीक है। तो 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है, वो सैलिसिलिक एसिड था, ये सैलिसिल एल्डिहाइड हो जाएगा, समझ रहे हैं? ओके, तो क्या लिखे? 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड, ब्रैकेट में लिख लो सैलिसिल एल्डिहाइड, SALICYL, सैलिसिल, फिर एल्डिहाइड, ALDEHYDE, ठीक है। रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ले लो फिनॉल, लो फिनॉल प्लस CHCl3, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं? आइदर NaOH और KOH एट aqueous at 340 Kelvin, एलिमिनेट होगा ना यहाँ पे, पहला प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। इसमें हम और NaOH ऐड करके जो दोनों Cl है ना, देख लो पहले, ये भी बना, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है,
ये बनाया तो अभी और चलेगा। अभी अपन एसिडिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस कहाँ करवाए हैं, आप क्या बोलते हैं? जब ये करेंगे ना 2NaOH, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 2NaCl रिमूव होगा, ये दोनों जगह का Cl है ना, ये रिमूव हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान दिया इधर, ये तो ONA ऐसे ही रहेगा, अभी आखिरी में उसको रिमूव करेंगे जब अपन एसिडिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो Na रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके पहले यहाँ जो आपका CH लगा हुआ है ना, ये दोनों क्लोरीन हट चुका है और इन दोनों की जगह क्या आ गया है, OH। समझ रहे, दोनों NaOH में से Na ने Cl को निकाल दिया, एलिमिनेट हो गया NaCl, और इन दोनों की जगह आ गया OH, ठीक है। अब बस एक काम और करना बचेगा, Na यहां से हटाना है और यहां से वाटर रिमूव करना है, तब तो एल्डिहाइड बनेगा ना। आपको दिख रहा है CH के साथ 2 OH है, अगर आप इन तीनों को मिला के एक पानी निकाल दोगे बाहर तो CHO बचेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। तो लास्ट स्टेप करना फिर, जिसके बाद ये रिजल्टेंट मिलेगा हमें -H2O एंड +HCl, एसिडिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस बोल दो, ठीक है। आपके एसिड में भी पानी होगा, ठीक है। तो यहां से NaCl रिमूव होने वाला है और वाटर, मैंने 2 स्टेप को एक स्टेप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक बार वाटर रिमूव होगा और फिर आपका NaCl। This is salicyl aldehyde, IUPAC name 2-hydroxybenzaldehyde। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस बस, क्योंकि वाटर अल्टीमेटली आपके एसिड और वाटर भी, आप चाहो तो एसिडिफिकेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, एक्चुअली एसिडिफिकेशन ही हुआ, ये हाइड्रेशन भी हो रहा है और एसिडिफिकेशन भी हो रहा है। हाँ लिख सकते, ठीक है। नोट करके एक पॉइंट लिखना नोट में, नोट, इफ इंस्टेड ऑफ क्लोरोफॉर्म, इफ इंस्टेड ऑफ क्लोरोफॉर्म, यहां हमने क्लोरोफॉर्म से स्टार्ट किया है ना, if instead of chloroform carbon tetrachloride is used, if instead of chloroform carbon tetrachloride is used, carbon tetrachloride is used, salicylic acid will be the major product formed, salicylic acid is the will be the major product formed, will be the major product formed। हाँ हाँ, अब सेम रिएक्शन ना आप लोग अभी CaCl किए ना, अब इसको CCl4 करके देखो तो देखो क्या क्या किया आप लोग, ध्यान देना। ये जो भी था इसमें अपन ने पहले यहाँ पे क्या रिमूव हुआ है, Cl एक रिमूव हुआ है, यहाँ से H और Cl मिलके HCl रिमूव हुआ, चलो यहाँ ब्रैकेट में -HCl लिख लो, तो याद रहेगा कि पहले स्टेप से क्या रिमूव हुआ, समझ रहे हैं क्या, क्योंकि वहां पे H की जगह Na आ गया है, दिख रहे हो ना, और Cl एक रिमूव हो गया है, am I clear? अब अगर आप स्टार्ट करते CCl4 से तो अगेन वही काम होता, HCl रिमूव होता, बट अब जो अटैच हुआ है वो उसमें एक क्लोरीन कम है ना, यहाँ 3 था वहां पे CaCl2 ऐड हुआ, तो अब वहां पे क्या ऐड होगा अगर आप CCl4 लेके बनाओगे, CCl3, एग्जैक्टली क्या होगा ऐड, CCl3। फिर अगले स्टेप में हमने 2NaOH किया ना, यहाँ पे वहां हम 3NaOH करेंगे ताकि तीनों क्लोरीन OH से रिप्लेस हो जाए, जैसे यहाँ पे दोनों क्लोरीन OH से रिप्लेस हुए ना, वहां पे यहाँ पे आ जाएगा COH का थ्राइस, क्या आएगा, COH का थ्राइस, एम आई क्लियर। फिर वाटर रिमूव करोगे, देखो यहाँ वाटर रिमूव किया तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ एक वो बचा ना, पर वहां पे एक OH एक्स्ट्रा रहेगा, वो इसको बना देगा एसिड, एम आई क्लियर। प्रोसीजर सेम करना है,
बट क्योंकि एक OH एक्स्ट्रा है तो अब एल्डिहाइड की जगह क्या बनेगा, एसिड, जिसको अपन सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। करेंगे वो रिएक्शन को, करो ट्राई करो। स्टार्ट वही करना है, फिनॉल लेना है, साथ में CCl4 और NaOH, सब टेम्परेचर कंडीशन सब सेम रहेगी, ठीक है। पहले स्टेप से आपने NaCl को रिमूव करना, ठीक है। टेम्परेचर कितना 340 केल्विन लिए थे ना, तो पहला बन जाएगा आपका ONaCCl3। अब यहाँ पे 3NaOH ले लेना, माइनस क्या करूंगा 3NaC, तो आपको मिलेगा ONaCOH का प्राइस। यहां तक क्लियर है। अब वाटर रिमूव कर देना अगले स्टेप में -H2O करके। एक्चुअली डिहाइड्रेशन इसको इसलिए नहीं बोल रहे हैं, एक और रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कोई एजेंट ऐड करके उसको रिमूव नहीं किया वाटर को। जनरली हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं तो वो रिमूव करता है, यहाँ पे OH आसपास इतने हैं ना कि वही आपस में कंबाइन करके वाटर करके बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बचेगा ONa के साथ एसिड, ठीक है। H2O रिमूव हुआ है, बस फर्क इतना है कि पीछे एल्डिहाइड बच रहा था, यहाँ पे एसिड बच रहा है। ठीक है। अब अगर इन अगेन डाइल्यूट HCl ले लोगे तो NaCl रिमूव हो जाएगा, और वो जो ये Na है इसकी जगह H आ जाएगा। जल्दी लास्ट स्टेप, पिछले बार ये स्टेप हमने एक साथ लिख दिए थे, है ना। आप डाइल्यूट HCl लो, साथ में NaCl रिमूव हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड। ये नहीं है सैलिसिलिक एसिड ना, वहां पे OH H होना जरूरी है। सैलिसिलिक एसिड इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। प्रोडक्ट तो अलग अलग है ना, उसमें सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है। रेमन टेबल तो ऊपर वाले ही है। अच्छा, इससे उससे अच्छा ना, उसमें एक स्टेप में हमको मिल रहा है एसिड, 2 स्टेप में, यहाँ पे इतना सारा काम हम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली रेमन टेबल तो सैलिसिल एल्डिहाइड वाला रिएक्शन है, ठीक है। और बताया कि अगर सेम प्रोसीजर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह, सॉरी क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करोगे तो आपको सैलिसिल एसिड मिल जाएगा, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड रिएक्शन फिनॉल का, ठीक है। फिनॉल का फोर्थ रिएक्शन लिखो, 2 रिएक्शन और बचा है, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसको लास्ट क्लास में एंड में मैंने बताया था कि ये एक तरह का कीटोन बनाएगा, क्योंकि ये भी एक तरह का सेकेंडरी अल्कोहल है ना। फिनॉल इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, और हमने देखा था ऑक्सीडेशन में कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड्स देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स देंगे, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन्स देंगे, ठीक है, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, आप चाहो तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवा सकते हो, हमने किया था लास्ट क्लास में ना, कि आप अगर टर्शियरी अल्कोहल लोगे तो पहला स्टेप तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसके बाद एल्कीन बनेगा, आप एल्कीन का फिर करवा सकते हो ऑक्सीडेशन। रिएक्शन है, याद है वाला, फिर हमने हीटेड कॉपर के साथ भी रिएक्शन किया था, तो वहां भी हमने देखा था कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड दे रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन दे रहा है, और टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन दे रहा है। और हमने ब्रैकेट में नाम भी लिखे थे तीनों रिएक्शन के, कि पहले 2 रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं और तीसरा रिएक्शन डिहाइड्रेशन कर रहा है। इसका रीजन है कि 3 डिग्री अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, इसलिए वो डिहाइड्रेशन कर लेंगे पहले। क्लियर है, चलो। तो ऑक्सीडेशन में लिखना, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, हाँ लिखे ना भाई, हीटेड कॉपर में लिखे ना, ब्रैकेट में लिखवाया सब रिएक्शन। हाँ,
Oxidation of phenol with chromic acid produces a conjugated diketone known as para के लिए सिर्फ स्मॉल p लिखना, p डैश benzoquinone, benzo benzoquinone, quinone, para benzoquinone. रिएक्शन लिखिए उसका बस. बेंजोइक ये क्रोमिक एसिड या फिर K2CR2O7, ठीक है. नहीं, क्रोमिक एसिड अलग हो जाएगा. इसका नाम लिखना नीचे, बेंजोक्विनोन. H2CrO4 ये क्रोमिक एसिड. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्रोमिक एसिड बन जाएगा, ठीक है. इसका नाम लिख दीजिए, पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है. चलो लास्ट रिएक्शन लिखना प्रॉपर्टीज का. फिफ्थ फिनॉल का ना, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, phenol is converted to benzene on hitting with zinc dust. Phenol is converted to benzene, ये 11th में बेंजीन के प्रिपरेशन में पढ़ते हैं. Phenol is converted to benzene on hitting with zinc dust. जी हाँ, Na2 हाँ चले, दोनों एक जैसी क्यों, दोनों से क्रोमिक एसिड बन जाएगा. ठीक है. इसके बाद एक पेज में आप लोग को ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही पेज नंबर कौन सा, ये टॉपिक 11.5 है. सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल, मिथेनॉल और इथेनॉल, ऐसी थ्योरी पार्ट है ना, उसको आप लोग रीड करना एक बार.
दोनों का प्रिपरेशन दिया है बस, और कुछ नहीं है। इथेनॉल को डीनेचुरेशन करते हैं। डीनेचुरेशन का मतलब होता है उस इथेनॉल को, एक्चुअली इथेनॉल ही ड्रिंक करते हैं ना, जो अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है वो कौन सा होता है, इथेनॉल होता है। अब यही इथेनॉल का बहुत जगह यूज करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, किसी ना किसी चीज को बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे इथेनॉल का यूज होता है परफ्यूम्स बनाने के लिए। परफ्यूम परफ्यूम डिओड्रेंट होता है ना, एस्टर बनता है अल्कोहल से। एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, और इससे हम आगे जाके डिओड्रेंट परफ्यूम्स बनाते हैं। तो जो भी ये इंडस्ट्री होगी ना, वहां पे अल्कोहल होगा। तो अब अल्कोहल होगा, और जो लोग काम कर रहे हैं, मालूम पड़ा वो अल्कोहल खत्म हो रहा है, मतलब डिओड्रेंट कम बन रहे हैं और अल्कोहल ऐसे ही खत्म हो रहा है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? क्या समझ रहे हो? हाँ, पीके पड़े हुए हैं, काम हो रहा है और अल्कोहल खत्म हो रहा है। वो तो बोल देंगे सेठ को, भैया वो तो अल्कोहल उससे बन रहा है डीओ। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उस चीज को बचाने के लिए अगर मैं मालिक होऊंगा तो मैं नहीं चाहूंगा ना कि मेरा अल्कोहल लोग पीने के लिए यूज करें। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो उन लोग क्या करते हैं, उस अल्कोहल को अनफिट करने के लिए कि वो ड्रिंकिंग पर्पस के काम ना आए, उसमें लोग कुछ एडिटिव मिला देते हैं, बता देते भैया कि ये डाला है इसमें, अब देख लेना, पीना हो तो पी लेना, वो पॉइजनस होता है। ठीक है, तो ऐसा करने से ऐसा करने से वो अपने अल्कोहल को बचा लेते हैं, क्योंकि वो अब अनफिट हो गया ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हिंट आ रहा है ना, ईथर। ईथर ईथर हाँ, तो वो पावर अल्कोहल बोलते हैं उसको। हाँ, अपन अल्कोहल से भी फ्यूल गैसोलीन बना सकते हैं, पावर अल्कोहल बोलते हैं उसको। चलो ईथर के बारे में पढ़ते हैं। The substitution of a hydrogen atom, the substitution, the substitution of a hydrogen atom in a hydrocarbon, the substitution of hydrogen atom in a hydrocarbon by an alkoxy, by an alkoxy, ALKOXY, by an alkoxy और एरेलॉक्सी, ARYLOXY। समझ रहे हैं दोनों का मतलब? एक एलिफैटिक वाला है, एक एरोमेटिक वाला है। ठीक है, एल्कोक्सी या एरिलॉक्सी ग्रुप, ब्रैकेट में ये लिखना RO और ARO। RO स्टैंड्स फॉर एल्कोक्सी, ARO मतलब एरिलॉक्सी। मतलब हम एक ऑलरेडी जो आपका हाइड्रोकार्बन है, लेट्स से सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन, इससे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता। इस हाइड्रोकार्बन के एक H की जगह हम अगर एक OR ग्रुप ऐड करते हैं तो यही ईथर। क्या ये ईथर? तो a hydrogen atom of a hydrocarbon is replaced by alkoxy और एरिलॉक्सी ग्रुप, इसी को हम ईथर बोलते हैं। ठीक है, yields a class of compound known as ethers। yields, YIELDS, yields a class of compounds known as ethers। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3OCH3, ये सिंपलेस्ट ईथर हो गया, इससे छोटा ईथर नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों जगह आपको अल्किल ग्रुप लगाना है। जनरल फॉर्म ROR, ठीक है, या ROR डैश भी हो सकता है, अलग अलग अल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली इट विल बी नोन एज सिंपल ईथर या मिक्स्ड ईथर या सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो एग्जांपल CH3OCH3, इसके ब्रैकेट में इसका नाम लिखना, डाइमिथिल ईथर, डाइमिथिल ईथर, डाइमिथिल ईथर।
डाइमिथिल ईथर। ये डाइमिथिल ईथर क्या लगता है, कॉमन नेम होगा कि आईयूपीएसी नेम होगा? कॉमन नेम में ही ईथर वर्ड लगता है। जैसे अपन अल्कोहल बोलते हैं ना, मिथिल अल्कोहल, वो कॉमन नेम है, इसका आईयूपीएसी नेम मिथेनॉल। एल्कोक्सी एल्केन, इसका आईयूपीएसी का स्ट्रक्चर कैसा है, एल्कोक्सी एल्केन। जैसे देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कोहल का आईयूपीएसी स्ट्रक्चर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, एल्केनॉल। क्या बोलोगे, एल्केनॉल। और इसका कॉमन नेम का स्ट्रक्चर क्या है, एल्किल एल्कोहल। ये जनरल है, समझ रहे हैं ना? अगर एक कार्बन होगा तो एल्किल की जगह मिथिल आ जाएगा, दो कार्बन होगा तो एल्किल एल्किल की जगह इथिल आ जाएगा, पांच कार्बन होगा तो एल्किल की जगह पेंटिल आ जाएगा। है क्लियर? ठीक है, वैसे ही एल्केनॉल है तो एल्केन की जगह बस अपन को मिथेनॉल इथेनॉल, समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? बस वो एल की जगह अपन को उसका वर्ड रूट बैठाना है, कितने कार्बन है उसके हिसाब से। वैसे ही ईथर का भी जो कॉमन नेम का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, डाई अल्किल ईथर। डाई अल्किल, अगर वो दोनों अल्किल ग्रुप सेम है तो डाई लगाएंगे, अदरवाइज दोनों नाम अलग अलग लिखेंगे। इथिल मिथिल ईथर, मान लो एक तरफ इथिल है ग्रुप और दूसरी तरफ मिथिल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे अपन उसका नाम, इथिल मिथिल ईथर, अल्फाबेटिकली। इथिल विल कम फर्स्ट, मिथिल विल कम लेटर, एंड देन ईथर। तो जहां उस ग्रुप का नाम आ जा रहा है ना, मतलब वो कॉमन नेम, कॉमन नेम, समझ रहे हैं, है ना? और उसका आईयूपीएसी नेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एल्कोक्सी एल्कीन। मतलब एक अल्किल ग्रुप को ऑक्सी के साथ जोड़ना है और दूसरा अल्किल ग्रुप को पेरेंट बनाना है ना, क्लियर? अब वो कौन सा होगा उसके लिए अपन रूल देखते हैं इसका, तो लिख लो हेडिंग डाल के, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ये नॉमेनक्लेचर में ना अपन क्लासिफिकेशन भी पढ़ लेते हैं, जैसे अपन ने अल्कोहल को क्लासिफाई किया था ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक, वैसे ईथर का भी एक क्लासिफिकेशन यहीं पे इसी में लिख लेते हैं। ईथर्स आर क्लासिफाइड एज, ethers are classified as, ethers are classified as simple, simple or symmetrical. Ethers are classified as simple or symmetrical if the alkyl or aryl group, if the alkyl or aryl group, if the alkyl or aryl group attached to the oxygen atom, alkyl or aryl group attached to the oxygen atom are the same, are the same. तो ऊपर जो आप लोग एग्जांपल लिखे हो ना, डाइमिथिल ईथर, वो एक तरह का सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप है। Am I clear? ठीक है, फुल स्टॉप डालना। if the if the two groups are different, if the two groups are different, ऑक्सीजन की दोनों तरफ अगर अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है, if the two groups are different, दोनों अल्किल हो सकते हैं पर अलग अलग अल्किल, दोनों अरिल हो सकते हैं अलग अलग एरिल, या एक अल्किल एक एरिल भी हो सकता है ना, आर ओ ए आर, पॉसिबल है। ठीक है, तो उस टाइप के ईथर को अपन क्या बोलेंगे, मिक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो इफ द टू ग्रुप्स आर डिफरेंट, द ईथर्स आर मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, द ईथर्स आर मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। दोनों के लिए एक एग्जांपल लिख देना नीचे। ये हो गया आपका सिंपल, या इसको अपन बोल रहे थे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं कि क्यों बोल रहे हैं, है ना? और एक एग्जांपल ये लिख लेना, ये आपका हो जाएगा मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल।
हो गया। चलो इसी में आगे नॉमेनक्लेचर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखना, कॉमन नेम्स ऑफ ईथर्स आर, कॉमन नेम्स ऑफ ईथर्स आर, कॉमन नेम्स ऑफ ईथर्स आर, common names of ethers are derived from the names of, derived from the names of, common names of ethers are derived from the names of alkyl, एक ऑब्लिक करके, एरिल ग्रुप, अल्किल या एरिल ग्रुप्स, written as separate words, written as separate words in alphabetical order, in alphabetical order, in alphabetical order, and adding the word ether, and adding the word ether at the end, and adding the word ether at the end. एग्जाम्पल, CH3O C2H5 का नाम हो जाएगा इथिल मिथिल ईथर, इथिल मिथिल ईथर। और अगर वो दोनों ग्रुप सेम है तो डाई लग जाएगा आगे। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? डाई इथिल ईथर, क्लियर है? डाई इथिल ईथर। फिर नीचे की लाइन, इसके लिए नीचे लाइन लिख लेना, अगर दोनों ग्रुप सेम हो तो अपन डाई लगा देंगे। इफ बोथ द अल्किल ग्रुप आर सेम, if both the alkyl group are same, if both the alkyl group are same, the prefix di, the prefix di, di को inverted comma में डाल देना, the prefix di is added before the name of alkyl group, the prefix di is added before the name of alkyl group, before the name of alkyl group। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आईयूपीएसी के बारे में लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम, ethers are regarded as, ethers are regarded as hydrocarbon derivative, hydrocarbon derivative, hydrocarbon derivative, क्योंकि वो डिराइव तो हाइड्रोकार्बन से ही हुआ ना, उसी का H को हटा के तो OR या OAR लगा रहे हैं अपन। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव in which a hydrogen atom is replaced by, in which the hydrogen atom is replaced by, in which the hydrogen atom is replaced by an OR or OAR group, बॉन्ड के साथ लिखना OR और OAR group। यहाँ पे R और AR क्या है बताने की जरूरत है क्या? R मतलब एल्किल, AR मतलब एरिल, ठीक है, फुल स्टॉप। The larger group, the larger group is chosen as, the larger group is chosen as the parent hydrocarbon, the larger group is chosen as the parent hydrocarbon, and the smaller group, and the smaller group is accompanied with oxygen, and the smaller group is accompanied with oxygen, ब्रैकेट में एल्कोक्सी लिख लेना, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। इसका नाम हो जाएगा
अब ये दो तो सेम है ना, तो किसी को भी O के साथ लेके चले और किसी को भी पेरेंट कार्बन बना दो, पेरेंट चेन बना दो, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सी, है ना, ये आपका O के साथ जाएगा तो मिथॉक्सी, और साथ में इसका नाम हो जाएगा, वहां सेपरेट वर्ड थे, अल्किल के लिए अलग वर्ड यूज कर रहे थे, इथिल मिथिल एक वर्ड था, ईथर अलग वर्ड था, बट यहाँ पे पूरा नाम एक ही होगा, अल्कोक्सी है, तो मिथॉक्सी मिथिल, तो ये तो दोनों सेम हो गए। अब अगर यही चीज यहाँ पे एक तरफ ज्यादा कार्बन है दूसरी तरफ कम कार्बन है, अगर बराबर नहीं होंगे तो एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम होगा, तो कम वाले को ऑक्सीजन के साथ लेना है और ज्यादा वाला आपका पेरेंट चेन होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन, क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। इसमें नहीं, कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से तो पूरी पहले आएगा ना, हाँ तो नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब होगा ना जब अपन उसको ऐसा ब्रांच लिख रहे हैं, ये ब्रांच थोड़ी ना है, तो पेरेंट है, ब्रांचेस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज लिखते हैं। तो नाम लिखना है इसका, का नाम लिख लो, पेरेंट कौन होगा, लेफ्ट वाला, जिसमें कितने कार्बन है, तीन, मतलब प्रोपेन विल बी द, तीन कार्बन है ना, तो प्रोपेन विल बी व्हाट, प्रोपेन विल बी पेरेंट, ठीक है। अब बच गया एल्कोक्सी वाला लिखना, तो वो होगा इथॉक्सी होगा, पर क्या सिर्फ इथॉक्सी प्रोपेन लिखना सही होगा, तो फिर इसमें, और अगर ये ऐसा होता तो फिर क्या अंतर होता, इसको भी तो इथॉक्सी प्रोपेन ही बोलेंगे ना, हाँ, आइसो कॉमन नेम में आता है ना यार, 1 2 3 लिखते हैं ना, 2 क्या हो जाएगा, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप सिर्फ इथॉक्सी प्रोपेन लिख के छोड़ दोगे ना, तो फिर इसमें और इसमें क्या अंतर रहेगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, और अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है तो नाम अलग अलग होना चाहिए, ये होगा एक्चुअली इथॉक्सी प्रोपेन, इसको वो नाम दोगे इथॉक्सी प्रोपेन तो गलत हो जाएगा, राइट, है ना, इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, अटैच है ना सेकंड कार्बन से, प्रोपेन के वो सेकंड कार्बन से अटैच है, वो ये बता रहा है, अदरवाइज अगर ऐसा लिखते तो ऐसा लगेगा कि वो फर्स्ट कार्बन से अटैच है, नहीं, ऑक्सी इथॉक्सी का पोजीशन बताना ना, क्योंकि इथॉक्सी कहाँ अटैच है, अगर मैं कोई ब्रांच लिख रहा हूँ पहले, तो उसका पहले अपन नंबर बताते हैं फिर उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। और करते हैं, C6H5, ये मिक्स वाला लेते हैं, ठीक है, इसमें बेंजीन भी और अल्किल भी है, C6H5 को CH2 का 6 CH3, इस तरफ 6 कार्बन उस तरफ 7 कार्बन, तो ज्यादा वाला कार्बन आपका पेरेंट हो जाएगा, दैट इज, अरे हेप्टेन, हेप्टेन, ठीक है, सेप्टेन, बेंजोइक कुछ भी, बेंजोइक एसिड हो तो COOH होता है, बेंजोइक ऑइक तभी लगाएंगे जब एसिड है, जब ये, जब ये बेंजीन ग्रुप ब्रांच में होता है तो उसको फिनिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनिल,
ये हो जाएगा आपका 1 फिनॉक्सी, 1 ही बोलेंगे ना क्योंकि पहले कार्बन पे तो अटैच है ना, तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। एक और देखते हैं, अभी तो बेंजीन था और साथ में जो रिंग थी ना वो बड़ी रिंग थी, इसलिए वो आपका पेरेंट हो गया, ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा देखना एक बार। ये बेंजीन नहीं है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है। क्या है? बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में अंतर समझ में आता है ना, ठीक है। और इधर लगा हुआ है, अब देखो इसका क्या होगा। क्यों ब्रैकेट में क्यों लिखी? तो वो वैसा वाला होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोल रहा है नहीं, इसी कार्बन में तो दोनों लगे हैं, ये तो डाई वाला हो गया ना। वो कब होता है? जब ब्रांच के अंदर, जैसे ये ब्रांच होगी ना, इसके अंदर और ब्रांच है, इस टाइप का, ये खुद ब्रांच है ना, और इसके पास खुद भी एक ब्रांच है, तो इसको ले लो ब्रांच, इसको ले लो ब्रांच, तब आप लोग ब्रैकेट वाला लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ईथर भी आपका कोई ज्यादा बड़ा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है। पर अगर आप नंबरिंग करोगे, अगर आप 1 इसको देते हो, 2 इसको देते हो, तो 1 और ये 2 2 हो जाएगा ना, सम ऑफ लोकेंड्स बहुत ज्यादा हो रहा है। और अगर आप उल्टा करते हो, 1 और ये 2, तो 2 और 2 4 हो रहा है, पहले 5 हो रहा था, समझ लो, ऐड करने पे 2 2 4 प्लस 1 5 हो रहा था, अब क्या हो रहा है? 2 प्लस 1 प्लस 1 4 हो रहा है, सम ऑफ लोकेंड्स। तो इसलिए नंबरिंग ऐसी करेंगे। तो अब इसका नाम क्या होगा? बड़ा कार्बन तो यही है ना, तो ये आपका पेरेंट होगा, मतलब आपका नाम एंड होगा साइक्लोहेक्सेन से, दिस विल बी द पेरेंट। ये जाएगा आपका इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, और ये जाएंगे आपके 1,1 डाइगो, तो इसको लिख लो 2 इथॉक्सी, फिर 1,1, हाँ 1 तब नहीं करते जब सिर्फ वही हो, बाकी सब लोकेशंस है तो आपको 1 में मेंशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सब ब्रांचेस है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर चला है, समझ रहे हो। मिथिल को पहले नहीं लिखा हमने, हमने पहले इथॉक्सी को लिखा था। ई कम्स फर्स्ट, एन कम्स लेटर, ये प्रीफिक्स को नहीं देखते अपन, क्योंकि ये प्रीफिक्स तो चेंज होते रहेंगे ना। 3 मिथिल होता तो वो ट्राई हो जाता, तो आप बार बार उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो ना चेंज करोगे, तो इसलिए हम कभी भी उसके नाम के लेटर को ही देखते हैं, कभी भी जो उसके आगे प्रीफिक्स लग रहा है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसिडर नहीं करते। अगर करते तो डाई मिथिल पहले आता ना, डी कम्स फर्स्ट, ई कम्स लेटर, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए आप उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम देखते हो, उसमें लगने वाला प्रीफिक्स नहीं देखते, इसमें डाई लग रहा है कि ट्राई लग रहा है, क्लियर है? वो पहले भी आप हाँ ठीक है। तो स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर एंड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर,
स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। हमने अल्कोहल का देखा था ना, एंगल अगर भी लिखे थे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर इसमें ना, इन ईथर्स, इन ईथर्स, इन ईथर्स the four electron pairs, the four electron pairs, ऑक्सीजन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दो तो उसके खुद के लोन पेयर हैं और दो कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज द 2 बॉन्ड पेयर्स and the 2 lone pairs on oxygen the 2 bond pairs and the 2 lone pairs of electrons on oxygen are arranged approximately in a tetrahedral arrangement। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही होता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है ना सुनना, हमने जो वेस्पर थ्योरी पढ़ी हुई है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड में तो ट्रायंगुलर प्लेनार बनता है, और अगर 4 लोन पेयर्स होते हैं तो टेट्राहेड्रल बनता है। अब अगर चारों के चारों बॉन्डेड पेयर है तो एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल बनेगा विथ 109 डिग्री 28 मिनट। अगर चारों के चारों पेयर बॉन्डेड पेयर है तो, जैसे कि मीथेन में होता है, मीथेन में कार्बन के अराउंड चारों के चारों बॉन्ड पेयर है ना, तो ऑल आर सेम काइंड ऑफ पेयर, तो सबके बीच में रिपल्शन एक जैसा होता है, इसलिए वो अपने आप को एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज कर लेते हैं। पर अगर अब एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, इफ यू रिमेंबर लोन पेयर रिपल्शंस आर मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इस टाइप का कुछ लिखते थे वेस्पर थ्योरी में। एलपी का रिपल्शन ज्यादा होता है, एलपी बीपी का रिपल्शन कम होता है, और बीपी बीपी का रिपल्शन सबसे कम होता है। बीपी बीपी बोल रहे तो 2 बॉन्ड पेयर आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, लोन पेयर भी रिपेल करेगा। हाँ, डबल सिंगल बॉन्ड कंसिडर नहीं करते, अगर बॉन्ड है तो उसको अपन एक ही मान लेते हैं। ये वेस्पर थ्योरी का असम्पशन था कि अगर 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में मान लिए तो इट विल बी काउंटेड एज वन पेयर, ठीक है। इसलिए तो अगर आप इथाइन की बात करोगे ना, इथाइन में तो भले बनाने को 4 बॉन्ड बना रहा है, बट कहलाएगा वो 2 पेयर, एक पेयर ये एक पेयर ये, तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर होती है। हाँ, एंगल का 180 डिग्री होगा। नहीं, वो सिंगल से ज्यादा होगा, तो डबल का रिपल्शन ज्यादा होगा। हाँ, ज्यादा ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे तो रिपल्शन ज्यादा करेगा। ये ठीक है, वेस्पर थ्योरी का पॉइंट है ये। तो अब देखो, हमने अल्कोहल में भी ये चीज पढ़ी थी ना कि थोड़ा एंगल 109 से कम था, वहां पे लगभग 108 कुछ था। इसका कारण था कि अल्कोहल में ये आपका O था, उसके पास 2 लोन पेयर थे और ये साथ में H था, राइट। और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों नहीं बना पा रहा था पर वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड था। एंगल 109 से थोड़ा कम करके 108 पॉइंट समथिंग था एंगल। हाँ, 40 मिनट, मतलब 1 डिग्री का फर्क था। उसका कारण था कि ये दोनों लोन पेयर रिपेल करेंगे एक दूसरे को, जिसके कारण एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट अब यहाँ क्या होने वाला है, इन दोनों तो अभी भी रिपेल करने वाले हैं ना, आया ना, ऑक्सीजन में वो दोनों लोन पेयर तो अभी भी रिपेल करेंगे, बट अब ये कार्बन भी आपस में रिपेल करेंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अभी तक तो यहाँ पे हाइड्रोजन था अल्कोहल में, तो रिपल्शन नहीं हो रहा था इनके बीच का, बट अब 2 कार्बन तो आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो उसके कारण ये एंगल अब 109 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे? मतलब ना अल्कोहल की ज्योमेट्री प्योर टेट्राहेड्रल थी, ना इसकी ज्योमेट्री प्योर टेट्राहेड्रल। दे आर अप्रोक्सीमेटेड टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं, क्योंकि वहां भी एग्जैक्ट एंगल 109.5 डिग्री नहीं बन रहा था, यहाँ भी नहीं बनेगा। वहां इट वाज स्लाइटली लेस देन 109, या इट विल बी स्लाइटली मोर देन 109 बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन कार्बन एटम्स, अल्किल ग्रुप्स, ठीक है। उसको निकलो, क्या लिखे, आर अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। यहां तक हो गया है? हाँ, फुल स्टॉप।
The bond angle is slightly greater than, the bond angle is slightly greater than, the bond angle is slightly greater than, the bond angle is slightly greater than tetrahedral angle, slightly greater than tetrahedral angle due to repulsive interaction between, due to repulsive interaction between, due to repulsive interaction between the two bulky alkyl group, the two bulky alkyl group. ठीक है, बस इसका डायग्राम बना लो, वो रखना CH3 CH3 और ये एंगल को 110 जो 111.7, ठीक है, 111.7 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट निकाल के छोड़ दो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है, दो टॉपिक बचा है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोशिश करते हैं 8:30 में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा स्लाइड बना लूंगा इसका, तो थोड़ा जल्दी कर लेंगे। नोट्स आप लोग लिख लेना बाद में, पिछला नोट्स लिखे हो आप लोग, जहां भी बीच में एक बार अपन एनालिटिक्स में पूरा नोट्स इसमें लिख के दिया था मैं, उसको लिख लियो कॉपी में, लिख लेना, फिर वो नहीं तो PDF कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा, याद भी नहीं रहेगा कौन सा PDF है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं चैप्टर को। बट आज ना मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, मैं उस दिन भूल गया था देना। अल्कोहल फिनॉल के सारा